हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम टॉपिक वाइज करवा रहे थे। आज भी मैं आपके लिए हिंदी के बहुत सारे टॉपिक लेकर आया हूं और हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एस सी या कोई भी अदर एग्ज़ाम है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो देख सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं आज हिंदी का एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है राजभाषा, और दूसरी है राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों कि राजभाषा क्या होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम राजभाषा की बात करें दोस्तों, तो सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। और राजतंत्र में ऐसी भाषा को दरबारी भाषा कहा जाता है। ठीक है, राजभाषा क्या होती है? जो दोस्तों सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वही हमारी राजभाषा होती है। ठीक है, और दरबार में इसको क्या कहा जाता है? राजतंत्र में दरबारी भाषा कहा जाता है। जैसे क्या है दोस्तों, जैसे भारत की अगर हम बात करें, भारत की राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें दोस्तों, तो देश के अंदर निवास करने वाले बहुसंख्यकों की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब कह रहे हैं कि देश के अंदर निवास करने वाले बहुसंख्यक मतलब लोगों की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं उनकी जो, ठीक है, वह उस बहुसंख्यकों की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। यह उस देश की संप्रभुता और अस्मिता की पहचान होती है। ठीक है, अब नोट में एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारत में अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने एक बार किसी अधिवेशन में 1918 में राष्ट्रभाषा का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वह पारित नहीं हुआ था। ये बहुत लंबी बात होगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान रखना है कि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम संपर्क भाषा की बात करें दोस्तों, तो जिस भाषा के माध्यम से, संपर्क मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, अर्थात जिस भाषा के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में वार्तालाप या बातचीत करते हैं वही संपर्क भाषा कहलाती है। ठीक है, और क्या है, डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने हिंदी को ग्रेट लिंग्वा फ्रैंका या आम बोलचाल की महाभाषा कहा था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी को ग्रेट लिंगुआ फ्रैंका किसने कहा था? तो डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम मानक भाषा की बात करें दोस्तों, मानक भाषा तो इसी प्रकार क्या आता है, किसी भाषा को स्थायित्व देने के लिए, यहाँ पे मैंने परिभाषा नहीं लिखी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर आप नोट भी करना चाहें तो कर सकते हो। मानक भाषा क्या होती है दोस्तों? किसी एक भाषा को स्थायित्व देने के लिए उसका एक मानक रूप लिया जाता है जिसे उसका शुद्ध या परिनिष्ठित रूप कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम मानक भाषा की अन्य नाम की बात करें दोस्तों, आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा मानक भाषा का अन्य नाम क्या है, तो टकसाली, परिनिष्ठित और परिमार्जक। ठीक है, या ऐसा पूछ लेगा टकसाली किस भाषा का अन्य नाम है, तो हम बोल सकते हैं मानक भाषा का, परिनिष्ठित, परिमार्जक। ठीक है, हिंदी भाषा का मानक रूप खड़ी बोली है। आपके पास क्वेश्चन आएगा हिंदी भाषा का मानक रूप क्या है, तो हम आसानी से कह सकते हैं दोस्तों कि खड़ी बोली है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप इसी प्रकार से बने रहिएगा। इसी प्रकार से अगर हम भारत के भाषा परिवार की बात करें दोस्तों, तो भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। ठीक है, जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपके पास कि भारत में कितने भाषा परिवार मिलते हैं, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि क्या है, भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? एक है भारोपीय, जिसे हम इंडो यूरोपियन भी कहते हैं, इंडो यूरोपियन। ठीक है, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी। ठीक है, भारत में दोस्तों 4 भाषा परिवार मिलते हैं जिनको हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब भारतीय इंडो यूरोपियन में कौन कौन सी भाषाएं आती है, मतलब कौन सी भाषा आती है दोस्तों भारतीय इंडो यूरोपियन में, तो इसमें आती है संस्कृत से उत्पन्न भाषाएं। संस्कृत से
उत्पन्न भाषाएं। ठीक है, तो द्रविड़ में आता है दोस्तों जैसे तेलुगु, तमिल और कन्नड़। भारत को क्या है 4 भाषा परिवार में बांटा गया और जिसमें हमने देखा था भारोपीय में क्या आ रहे हैं, जो संस्कृत से उत्पन्न भाषा हैं वो हमारे भारोपीय में आ रही हैं या इंडो यूरोपियन में। द्रविड़ में आ रही है तेलुगु, तमिल और कन्नड़। ऑस्ट्रिक में आती है प्राचीन जनजाति समूह की भाषा, प्राचीन जनजाति समूह की भाषा। ठीक है, और जो ये चीनी है दोस्तों, ये कौन सी आती है, हिमालय के तलहटी में रहने वाले, हिमालय के तलहटी में रहने वाली भाषा, रहने वालों की भाषा। ठीक है, रहने वालों की भाषा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके पास क्वेश्चन बनेगा भारत में कितने भाषा परिवार मिलते हैं, तो हम बता देंगे 4 भाषा परिवार मिलते हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी। और इसके अंदर हमने देख लिया कि चीनी में क्या आते हैं, जैसे हिमालय के तलहटी में जो लोग रहते हैं वो चीनी में आएंगे। अगर हम भारोपीय या इंडो यूरोपियन की बात करेंगे तो उसमें जैसे क्या है, जो संस्कृत से उत्पन्न भाषाएं हैं उसमें आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर द्रविड़ की बात करेंगे तो उसमें द्रविड़ में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, ये वाली भाषाएं आती हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करें दोस्तों, आप नोट करते रहना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा था कि हिंदी की आदि जननी क्या है, हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था दोस्तों, पहले संस्कृत भाषा थी, फिर विकास हुआ, फिर पाली भाषा आई, फिर विकास हुआ, तब क्या हुआ, प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट आया, फिर आया प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। ठीक है, और जो आज वर्तमान में भी चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी। इनको हम अगर अच्छे से देखना चाहें दोस्तों, तो संस्कृत अगर बात करें तो अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, संस्कृत दिवस तो दोस्तों श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को। ठीक है, और अगर हम इसकी संस्कृत के अन्य नाम की बात करें, संस्कृत के, ठीक है, अन्य नाम क्या है, तो देववाणी, देवताओं की वाणी, और प्राचीन आर्य भाषा, ये संस्कृत के अन्य नाम है दोस्तों। ठीक है, नोट करते रहना, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। इसी प्रकार से अगर हम दोस्तों पाली की बात करें, पाली, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे भारत की पहली लोक भाषा क्या है, पाली। आपके पास क्वेश्चन आएगा भारत की पहली लोक भाषा क्या है, क्या थी, तो पाली दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नोट करते रहना, भारत की पहली लोक भाषा पाली थी। और इसे क्या है दोस्तों, प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है, इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। अब इसमें एक चीज हमने ध्यान रखनी है पाली भाषा के अंतर्गत, कि गौतम बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में थे दोस्तों। ठीक है, पाली भाषा में थे, पाली भाषा में ही थे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा गौतम बुद्ध के सारे उपदेश या गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पाली भाषा में दिया था। ठीक है, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ, बौद्ध धर्म के
आधारभूत ग्रंथ यानी कि त्रिपिटक क्या है, विनय, सूत्र और अभिधम। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी पाली भाषा में ही लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप नोट करते रहना। विनय, सूत और अभिधम क्या है, ये भी पाली भाषा में ही लिखे गए थे। इसी प्रकार से अगर हम प्राकृत भाषा की बात करें दोस्तों, अगर हम प्राकृत भाषा की बात करें तो इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। और इसमें नोट करने वाली चीज क्या है कि महावीर स्वामी के सभी उपदेश, महावीर स्वामी के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए गए हैं। हमने देखा था कि पाली में क्या था, गौतम बुद्ध के उपदेश किसमें थे, पाली में थे, लेकिन प्राकृत भाषा में किसके हैं, महावीर स्वामी जी के। ठीक है, ये नोट करते रहना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश में हमने पहले भी चर्चा कर रखी थी, जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। अपभ्रंश में हमने देखा था कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रूप बिगड़ना, अर्थात जब हम कह सकते हैं संस्कृत पाली प्राकृत। ठीक है, जब प्राकृत भाषा का रूप बिगड़ा तो अपभ्रंश का निर्माण हुआ। तो इसमें एक नोट करने वाली चीज है, अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है, वो है दोस्तों स्वयंभू। नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है, स्वयंभू। लेकिन अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता पूछेगा, कृष्ण काव्य के प्रणेता तो क्या आ जाएगा, पुष्पदंत, पुष्पदंत। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको नोट करते रहना। ठीक है, हम हिंदी टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। ठीक है, आप इनको एक कॉपी बनाइएगा और लिखते रहना। ठीक है, और आराम से पढ़ सकते हो घर पे, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हमने देख लिया अपभ्रंश, देख लिया, अब देखेंगे हम अवहट। अवहट क्या है दोस्तों, हमने देखा था जब प्राचीन संस्कृत पाली प्राकृत, जब प्राकृतिक भाषा का रूप बिगड़ा तो क्या हुआ, अपभ्रंश का निर्माण हुआ। और ये अवहट एक ऐसी अवस्था है दोस्तों जब अपभ्रंश का भी रूप बिगड़ गया। ठीक है, जब अपभ्रंश का भी रूप बिगड़ गया तो क्या हुआ, अवहट का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम इनके नोट, जैसे हमने देखे थे, नोट करते जा रहे थे, अगर अवहट के इसमें क्वेश्चन आ गए कि अवहट को पुरानी हिंदी नाम दिया, हिंदी नाम किसने दिया, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों चंद्र शर्मा गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आगे देखना चाहें दोस्तों, तो हमने देखा संस्कृत पाली प्राकृत अवहट, संस्कृत पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी, तो हमारी जैसे जो हमारी वर्तमान में आजकल चली रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम खड़ी बोली देखेंगे। ठीक है, उसको कौरवी नाम किसने दिया, इस प्रकार से आगे जो क्वेश्चन जितने भी बनेंगे हम सब आगे देखेंगे दोस्तों। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, और अभी हमारा हिंदी व्याकरण भी शुरू होगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण, जिसको मैं आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण भी शुरू होगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।